हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी में लगे हुए होंगे। जो सब्जेक्ट है आपका, वो हर सब्जेक्ट की तैयारी आपकी अच्छी तरह चल रही होगी। मैं आपको बायोलॉजी के बारे में आज फिर बताने वाला हूं। क्लास 12 का जो चैप्टर 5वां है जेनेटिक्स से, मैं उस जेनेटिक्स का 2 क्लास बता चुका हूं। आपको इसमें जानकारी, जो आवश्यक जानकारियां थी, मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूं। अब क्लास 12 का कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, उस बचे हुए टॉपिक को मैं आपको बताने आया हूं और आज मैं इस टॉपिक को समाप्त भी कर दूंगा। क्लास 12 का जितने भी टॉपिक्स बचे हुए हैं चैप्टर 5 में एनसीईआरटी बुक के हिसाब से मैं आज आपको फिनिश कर दूंगा और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको चैप्टर 5 में जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का चैप्टर है, इसमें बचे हुए टॉपिक को आज समाप्त कर दूं और ये जो 5वां चैप्टर है, इस चैप्टर को आज क्लियर कर दूं। आपको इस पूरे 3 क्लास जो मेरा वीडियो जारी किया गया है, इसको सुनने के बाद, इसको पढ़ लेने के बाद आई होप आपका 5वां चैप्टर का सारा टॉपिक सॉल्व हो जाएगा। तो आइए मैं बिना किसी देरी का आपको 5वां चैप्टर के बचे हुए टॉपिक को बताता हूं। आइए पहले म्यूटेशन, ये जो म्यूटेशन है मैं इसकी जानकारी दूं। म्यूटेशन उत्परिवर्तन, ये म्यूटेशन आप लोगों को पता होगा। म्यूटेशन के संबंध में पहले भी जानकारी मिली होगी, हम म्यूटेशन किसे कहते हैं। तो आइए मैं आज आपको म्यूटेशन के बारे में और विस्तार से बता दूं। जीवों में अचानक या एकाएक होने वाले परिवर्तन को हम म्यूटेशन कहते हैं और ये म्यूटेशन शरीर के किसी भी भागों में, किसी भी दिशा में हो सकता है और इस म्यूटेशन के कारण कभी कभी नए गुण भी उत्पन्न होते हैं, जो नए गुण नई जाति के विकास में सहायक होते हैं। म्यूटेशन की जो जानकारी है वो सबसे पहले ह्यूगो डी वराइस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ह्यूगो डी वराइस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इन्होंने, ह्यूगो डी वराइस नामक वैज्ञानिक ने इवनिंग प्रिमरोज नामक पौधे पर प्रयोग किए। ह्यूगो डी वराइस नामक वैज्ञानिक ने इवनिंग प्रिमरोज नामक पौधे पर प्रयोग किए और अपने प्रयोग के आधार पर उन्होंने यह भी बताया कि जीवों में अचानक या एकाएक जो परिवर्तन होते हैं, हम उसी को म्यूटेशन कहते हैं और म्यूटेशन उत्पन्न करने वाले कारक को हम म्यूटाजेन कहते हैं। म्यूटाजेन, ये जो म्यूटाजेन होता है वो म्यूटेशन उत्पन्न करने वाले कारक को म्यूटाजेन कहते हैं। अल्ट्रावायलेट यूवी रेज जो होता है, ये भी म्यूटाजेन होते हैं, एक प्रकार के म्यूटाजेन होते हैं। इसके कारण भी म्यूटेशन उत्पन्न होते हैं। तो अब आपको म्यूटाजेन के संबंध में जानकारी मिल गया कि म्यूटाजेन किसे कहते हैं। म्यूटेशन उत्पन्न करने वाले कारक को हम म्यूटाजेन कहते हैं। म्यूटाजेन के एग्जांपल में आपको अल्ट्रावायलेट रेज भी आते हैं। अब आइए जेनेटिक डिसऑर्डर, ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, आनुवंशिक अनियमितताएं, ये आनुवंशिक अनियमितताएं होती क्या है तो जान लीजिए कि मानव शरीर में या जीव शरीर में जीन में गड़बड़ी के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है, हम उसी को जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। फिर से सुना जाए, मानव में या जीव शरीर में जीन में गड़बड़ी के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है, हम उस स्थिति को जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। अब जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण ही कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि आनुवंशिक रोग, ये जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण ही होता है। अब इसके अंतर्गत हम जेनेटिक डिसऑर्डर के अंतर्गत एक आप पढ़ते हैं वंशावली विश्लेषण, पेडिग्री एनालिसिस और एक है जेनेटिक डिजीज। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पेडिग्री एनालिसिस है, वंशावली विश्लेषण, ये वर्तमान समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब लोग किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के बारे में या फिर नया संबंध जो स्थापित होता है, इसके संबंध में वंशावली का महत्व अत्यधिक है। विशेष करके शादी विवाह के मौके पर हम लड़के और लड़की के पक्ष की जो जानकारी प्राप्त करते हैं, उसमें वंशावली का अध्ययन अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि वंशावली के अध्ययन से इस बात की जानकारी होती है कि लड़की के माता पिता या उनके वंशज के गुण क्या है, क्या थे और क्या है।
लड़के के संबंध में और लड़के के पूर्वजों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के बाद हमको उसका वंशावली विश्लेषण के बाद पता चल जाता है कि लड़के के पूर्वज में कौन से गुण थे, वर्तमान में उनके माता पिता में कौन से गुण हैं और उनके बच्चों में कौन गुण होगा। और इस जो वंशावली विश्लेषण के बाद जब रिलेशन बनता है, जब शादी विवाह होती है, तो वंशावली विश्लेषण के अध्ययन के बाद पहले इस बात का अनुमान लग जाता है कि ऐसे दंपति में जो भविष्य में संतान उत्पन्न होंगे उनके लक्षण क्या होंगे। तो मेरे प्यारे, वंशावली विश्लेषण के बाद भविष्य में उत्पन्न होने वाले संतानों के गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है। और यही कारण होता है कि बिना विश्लेषण का जो रिलेशन बन जाता है, तो आजकल बिना विश्लेषण का रिलेशन बनने पर जल्दी से रिलेशन जो है विच्छेद हो जाता है, रिश्ता टूट जाता है, घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए विवाह, शादी विवाह से पहले वंशावली विश्लेषण परम आवश्यक है। अब आइए, जेनेटिक डिजीज, ये जो अनुवंशिक रोग होते हैं, कई प्रकार के ऐसे बीमारी हैं जो अनुवंशिक गड़बड़ी के कारण, जीन में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होते हैं। तो अनुवंशिक रोग कई प्रकार के होते हैं। हम इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, अनुवंशिक रोग को हम लोग जन्मजात रोग भी कहते हैं, कॉन्जेनिटल डिजीज भी कहते हैं। ऐसे रोग जो जन्म से मौजूद हो, हम उसको अनुवंशिक रोग भी कहते हैं और जन्मजात रोग भी कहते हैं। ऐसे रोग जो जन्म से मौजूद हो, हम उसे जन्मजात रोग या अनुवंशिक रोग कहते हैं। या फिर ऐसे रोग जो माता पिता से संतानों में और पीढ़ी दर पीढ़ी तक जाते रहते हैं, हम ऐसे रोगों को हम अनुवंशिक रोग कहते हैं। अनुवंशिक रोग के अंतर्गत कई आते हैं। हीमोफीलिया आते हैं, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनूरिया, थैलेसेमिया, ये सब के सब अनुवंशिक रोग आते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर को। हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर एक आता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, क्रोमोसोम की नॉर्मल संख्या या संरचना में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर जो परिवर्तन होते हैं उसी को हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। मतलब कि जो क्रोमोसोम की नॉर्मल संख्या होती है, उस क्रोमोसोम की नॉर्मल संख्या में किसी प्रकार की परिवर्तन, या तो नंबर कम हो जाए या संरचना में गड़बड़ी हो जाए, तब इस स्थिति को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में एक तो होता है एनीपोलॉइडी और एक होता है पॉलीपोलॉइडी। एनीपोलॉइडी एक होता है पॉलीपोलॉइडी। एनीपोलॉइडी होता है क्रोमोसोम की नॉर्मल संख्या में एक क्रोमोसोम की अधिकता या एक क्रोमोसोम की कमी की स्थिति को हम एनीपोलॉइडी कहते हैं। फिर से सुना जाए मेरे बच्चों, क्रोमोसोम की जो नॉर्मल संख्या होती है, उस नॉर्मल संख्या में एक क्रोमोसोम की अधिकता हो जाए या एक क्रोमोसोम की कमी हो जाए, तब इस स्थिति को हम बोलते हैं एनीपोलॉइडी। और ये कंडीशन होगा इन एनिमल, ये जंतु में होगा, इन एनिमल जंतु में होगा। और ये जो होगा पॉलीपोलॉइडी में होता है कि जब नॉर्मल क्रोमोसोम की संख्या में एक सेट क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है। एक सेट क्रोमोसोम का मतलब होता है 2 क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है, तब उस स्थिति को हम पॉलीपोलॉइडी कहते हैं। और पॉलीपोलॉइडी का एग्जांपल जो हो जाएगा, ये होगा सिर्फ प्लांट्स में, ये होगा सिर्फ प्लांट्स में। एनीपोलॉइडी एनिमल में, पॉलीपोलॉइडी प्लांट में। अब हम लोग जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में 3 आते हैं। एक आता है डाउन सिंड्रोम, एक होता है कैल्नी फिल्टर सिंड्रोम, और एक होता है टर्नर सिंड्रोम। कैल्नी फिल्टर सिंड्रोम में 44+1, ये जो ऑटोजोम की संख्या में 1 की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो ये ऑटोजोम हो जाएगा 45 और तब +2, ये हो जाएगा इसके अंदर ऑटोजोमल डिसऑर्डर भी कहेंगे इसे हम लोग। ये डाउन सिंड्रोम जो होगा वो ऑटोजोमल डिसऑर्डर भी होता है, और इसके कारण कई तरह की जो है लक्षण प्रकट हो जाते हैं। बच्चे का हेड छोटा हो जाएगा, उसका जो मुंह आंशिक उसका खुला रह जाएगा, हाथ जो उसका हथेली सिकुड़ा रह जाएगा,
मानसिक विकास कम होंगे, शारीरिक विकास भी कम होंगे। तो ये डाउन सिंड्रोम के ये सब लक्षण होते हैं। अब जो कैल्नी-फिल्टर सिंड्रोम है, कैल्नी-फिल्टर सिंड्रोम है, इस दोनों को हम लोग सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें सेक्स क्रोमोसोम की संख्या में अधिकता या कमी हो जाती है। जैसे कि देखा जाए, ये जो कैल्नी-फिल्टर सिंड्रोम होगा, ये सिर्फ मेल चाइल्ड में होगा। मेरे बच्चों, ये मेल चाइल्ड में होगा। इसमें होगा एक्स और वाई, एक्स और वाई, ये एक्स वाई 44 प्लस एक्स वाई, यानी कि एक एक्स की अधिकता हो जाएगी। इसमें टोटल क्रोमोसोम संख्या 47 हो जाएगा। तो कैल्नी-फिल्टर सिंड्रोम सिर्फ मेल चाइल्ड में होंगे, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम की अधिकता हो जाएगी। इसको हम लोग बोलेंगे कैल्नी-फिल्टर सिंड्रोम। और जब नॉर्मल सेक्स क्रोमोसोम संख्या में एक एक्स की कमी हो जाएगी तो उस परिस्थिति को हम बोलेंगे टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम को हम दर्शाते हैं X0 44 प्लस X0, इसमें हो जाएगा टोटल क्रोमोसोम संख्या हो जाएगी 45। तो जब मेल में कैल्नी-फिल्टर सिंड्रोम होगा तो वैसे मेल के अंदर जो फीमेलनेस जो होता है वो देखने को मिलता है, फीमेल के लक्षण देखने को मिलते हैं। मतलब वो लंबी नाटे कद की हो जाएगी। सॉरी, ये जो मेल के अंदर कैल्नी-फिल्टर सिंड्रोम होगा उसका चेहरा जो होगा वो फीमेल के जैसा हो जाएगा। उसके चेस्ट पर मेमोरी ग्लैंड विकसित हो जाएंगे। उसका जो पेनिस होगा वो छोटा हो जाएगा, टेस्टिस का आकार छोटा हो जाएगा। वो बाज प्रवृत्ति के होंगे, फीमेल के प्रति आकर्षक नहीं होते हैं। ये सारे लक्षण कैल्नी-फिल्टर सिंड्रोम वाले बच्चे में देखने को मिलता है। अब आइए टर्नर सिंड्रोम वाले बच्चे की विशेषता। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये टर्नर सिंड्रोम सिर्फ फीमेल चाइल्ड में होगी। 5000 फीमेल चाइल्ड में, 4000, 3000, है ना, इस तरह से हजारों हजार फीमेल चाइल्ड में कोई एक चाइल्ड ऐसी होती है जिसमें टर्नर सिंड्रोम पाए जाते हैं। मतलब उसमें एक सेक्स क्रोमोसोम की संख्या कम होती है। ऐसी परिस्थिति को हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। और टर्नर सिंड्रोम वाले फीमेल चाइल्ड में कुल क्रोमोसोम की संख्या 45 होते हैं। अब ऐसे बच्चे में लक्षण जो होते हैं वो भी अलग होते हैं। नाटे कद की होगी, गर्दन विहीन होते हैं या छोटा गर्दन होता है, और क्या होगा, मंद बुद्धि की होती है। चेस्ट पर जो है स्तन ग्रंथि का विकास बहुत कम होता है। यूट्रस अनडेवलप, ओवरी अनडेवलप होते हैं, और ये फीमेल मेल के प्रति आकर्षक भी नहीं होती है, और ये बाज स्वभाव के होते हैं। इस तरह के लक्षण ये टर्नर सिंड्रोम वाले बच्चे में पाए जाते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये 5वां चैप्टर का जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक एनसीईआरटी बुक से था मैं आपको बता दिया। अब आपको इसे ध्यान से पढ़ना है, इसका नोट्स तैयार करना है। अगर आपको इसका नोट्स भी चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के पिछले जो पीछे का क्लास है आप उसमें आप देख सकते हैं। आपको चैप्टर वाइज वहां पर डिटेल भी आपको मिल जाएगा। आप इसको जरूर पढ़ें और अपने साथियों को भी पढ़ने का अवसर दें। यह हमारा धर्म होता है कि शिक्षा को जितना हो सके सस्ता करके लोगों के बीच पहुंचाया जाए, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित कर सके और YouTube चैनल के माध्यम से भी वो अपने कैरियर को बेहतर बना सकते हैं। अगर जो बच्चे शहर में ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं, अहमद सर का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए सराही में बैच चल रहा है और इस्लामिया चौक पर भी बैच चल रहा है। नंबर आपको मालूम ही है। आप नंबर को फिर से अगर एक बार जानकारी प्राप्त कर लें नंबर के बारे में, आपको मैं नंबर बता दूं। बच्चे ऑफलाइन क्लास भी कम पैसे में भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और जो बच्चे दूर दराज के हैं और वो क्लास अहमद सर का ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी वो घर बैठे शिक्षा जरूर प्राप्त करें। और बायोलॉजी की अच्छी से अच्छी तैयारी, नीट के लिए तैयारी, कंपटीशन के लिए तैयारी, एग्रीकल्चर के लिए तैयारी, और जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न आते हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहें। आपको इससे सारा का सारा सवाल हल हो जाएगा। अगर कहीं से भी कोई डाउट बनता है तो आप हमको जो है कमेंट करें, हम उस पर आपको आंसर बता देंगे। तो आइए मैं अपना मोबाइल नंबर शेयर करता हूं 9431626839। अहमद सर, अहमद सर सहरसा। मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे YouTube चैनल को देखें, पढ़ें, नोट्स तैयार करें, और डाउट हो तो कमेंट करें, और इसको अगर अच्छा लगता हो तो अपने साथियों को भी शेयर करें। चलिए इसी के साथ मैं अपना क्लास समाप्त करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।